जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम भी थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। क्वेश्चन पेपर जिसका भी लिखित होगा एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इससे पता चल पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न किन टॉपिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। अच्छे से आप जो है क्वेश्चन पेपर देखिएगा ध्यान से, और इसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, तो उसको इससे आपका फ़ायदा होगा, वो क्वेश्चंस आपके तैयार भी हो जाएंगे। अब एकदम एग्जाम जो है आपका नज़दीक आ गया है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो कराया जा रहा है इसको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो इसके बाद लाए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं 4-5 2-3 साल के, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के, सबको मिला के उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में आएंगे, जो कि आप देख लेंगे तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ अपने द्वारा बनाए गए नोट्स का आप रिवीजन करिए। अगर आपने खुद नोट्स नहीं बनाया है तो हमारे द्वारा आप नोट्स ले सकते हैं। अभी लेक्चर के एंड में बता दिया जाएगा आपको कहाँ पर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, यह सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF फॉर्म में, आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, एक प्रकार से रामबाण यह साबित होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस कोर्स टाइटल है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार अर्थात मिलीजुली सरकार से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है। अर्धसंघवाद क्या होता है। पांचवा प्रश्न है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। 74वां संविधान संशोधन क्या होता है। छठा प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ 2 प्रेशर ग्रुप्स वर्किंग इन इंडिया। भारत में कार्यरत 2 दबाव समूहों के नाम बताइए। सातवां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉबिंग। लॉबिंग से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन। दल बदल से आप क्या समझते हैं। नौवां प्रश्न है, अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्यवाही क्या होती है। 10वां प्रश्न है और अति लघु उत्तरी का आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं आपने देखे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय में आपका जो पहला प्रश्न है और पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न हो जाता है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू मेक पंचायती राज सिस्टम वेरी वाइब्रेंट। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में 73वें संविधान संशोधन के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, एक्सप्लेन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, राइट द मेजर फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। पांचवा प्रश्न, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में अलगाववादी राजनीति के क्या कारण हैं, यह हमें बताना है। छठा प्रश्न है, राइट अबाउट 4 अफर्मेटिव एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए 4 सकारात्मक कार्यवाहियों को हमें बताना है। 7वां प्रश्न हमारा बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, और अच्छे से आप सुनेंगे तो यहीं पर आपका तैयार भी हो जाएगा। और इसका जो नोट्स फॉर्म में आपको दिया जाएगा, PDF फॉर्म में नोट्स, वहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। जैसे ही ये क्लास समाप्त होती है वहाँ पर ये भेज दिया जाएगा। तो 8वां प्रश्न आपका क्या है, करप्शन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर नेशन बिल्डिंग। भ्रष्टाचार जो है वह राष्ट्र निर्माण की बड़ी चुनौती में से एक है। उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न है, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति शासन जो है उससे संबंधित क्या क्या विवाद है, उनके विषय में जानना है। अब हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात खंड सा जो है, उसमें हमारा पहला प्रश्न और पूरे क्वेश्चन पेपर का आपका 10वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स शेपिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है,
डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत में चुनाव व्यवहार के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, राइट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म। व्हाट आर द मेजर डिबेट्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारतीय पंथ निरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत में पंथ निरपेक्षता से संबंधित क्या मुख्य विवाद हैं, उनको भी हमें बताना है। आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर स्टेप्स टेकन फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में जो चुनाव सुधार किए जा रहे हैं उसमें प्रमुख प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, ये आपको बताना है। ये तो आपने देख लिया क्वेश्चन पेपर। अब हम चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा था। उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या था, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या है। लोकतंत्रीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समाज या राष्ट्र में लोकतांत्रिक मूल्य, संस्थाएं, राजनीतिक भागीदारी विकसित होती है। इसमें नागरिक अधिकारों का विस्तार, स्वतंत्र चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता का विकेंद्रीकरण शामिल किया जाता है। अर्थात किसी भी देश में लोकतंत्र को शामिल किया जाए, उसकी व्यवस्थाओं को लाया जाए, तो वही लोकतंत्रीकरण होता है। अर्थात लोकतंत्रीकरण, लोकतंत्र को उसमें देश में शामिल किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या हैं। लोकतंत्र के राजनीतिक आयामों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सरकार का जवाबदेही और नीति निर्माण में जनता की भागीदारी शामिल है। लोकतंत्र आप समझ ही रहे होंगे, लोकतंत्र क्या होता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जो है शासन होता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र जो है उसमें राजनीतिक आयाम कौन कौन से हैं, अर्थात जब निष्पक्ष चुनाव होगा तभी लोकतंत्र रह पाएगा, जब बहुदलीय व्यवस्था रहेगी तभी जो है चुनाव होंगे। शक्तियों का विभाजन जो है अच्छे तरीके से लोकतंत्र में होता है, जैसे कि केंद्र की शक्ति अलग और राज्य की शक्ति अलग। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न, गठबंधन या मिलीजुली सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें कोई एक दल बहुमत न मिलने पर कई राजनीतिक दल मिलाकर सरकार बनाते हैं। जैसे कि वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जो एनडीए में एक गठबंधन का रूप ले ली है, तो वह गठबंधन सरकार है। अर्थात कोई भी एक पार्टी जो है वह बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है, तो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिलाकर सीट को बढ़ाकर बहुमत प्राप्त कर लेती है, और वह जब सरकार बनाती है सबसे मिलजुल कर, तो वह क्या कहलाता है, गठबंधन सरकार। यह साझा कार्यक्रम और वापसी सहमति पर जो है, आपसी सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। अच्छे से आपको हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चौथा प्रश्न है, अर्धसंघवाद, सेमी फेडरलिज्म क्या होता है। अर्धसंघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात संघवाद आप जानते हैं, तो संघवाद की उसमें विशेषता पाई ही जाए, साथ ही साथ उसमें एकात्मक जो व्यवस्था है उसकी भी विशेषता पाई जाए, तो वह अर्धसंघात्मक कहलाता है, अर्धसंघवाद कहलाता है। भारत इसका उदाहरण है, जहां केंद्र मजबूत है लेकिन राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त की गई है। पांचवा प्रश्न आपका आ जाता है, 74वां संविधान संशोधन क्या है, जो कि 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, अधिकार व वित्तीय स्वायत्तता देना तथा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 2 दबाव समूहों के नाम बताने हैं, जिसमें से अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय व्यापारी संघ। अन्य उदाहरण जैसे कि INTUC, FICCI, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अर्थात कोई भी ऐसा समूह जो अपने हितकारियों को कराने के लिए सरकार पर दबाव डालती है, वह क्या कहलाती है, दबाव समूह कहलाती है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के ऐसे समूह हैं जो अपने हित के कार्यों के लिए, अपने लोगों के हित के कार्यों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और जनता सरकार पर जो है दबाव डालते हैं, वह क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, लॉबिंग क्या होता है। लॉबिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दबाव समूह या हित समूह नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्माण का एक वैध माध्यम हो जाता है। अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझाई जा रही है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। कोई भी डाउट आपको हो जाता है तो कमेंट में लेक्चर एंड होने के बाद आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न, दल बदल क्या होता है। दल बदल वह स्थिति है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि किसी कारणवश अपना राजनीतिक दल बदलकर दूसरे दल में शामिल हो जाता है। इसे रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन विरोधी दल बदल कानून लागू किया गया है।
दल बदल, अगर राजनीति में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उसमें सबसे बड़े उदाहरण कौन है? नीतीश कुमार, जो कि हमेशा दल बदलते रहते हैं। तो अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। 9वां प्रश्न है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही उन नीतियों को कहा जाता है जिनके माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और वंचित समूहों को अवसर, प्रतिनिधित्व और समानता सुनिश्चित की जाती है। जैसे कि आरक्षण, अर्थात जो भी एक प्रकार से नीचे तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या महिलाएं हैं जो एक प्रकार से विभिन्न सुविधाओं से वंचित हैं, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है वही क्या कहलाती है? सकारात्मक कार्यवाही। अर्थात पॉजिटिव जो काम किया जाता है, एफर्मेटिव जो एक्शन होता है वही होता है। 10वां प्रश्न, राष्ट्र निर्माण क्या होता है? राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिकों में एकता, समान पहचान, विकास, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक सद्भाव स्थापित किए जाते हैं। इसमें आर्थिक विकास, शिक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाएं और राष्ट्रीय चेतना प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दूसरा प्रश्न, अर्थात अब आ गए हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा और पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न जो है वह है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में 73वें संविधान संशोधन का क्या महत्व रहा है? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1992 में भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें स्थानीय शासन की मूल इकाई के रूप में स्थापित किया। पहले पंचायतें राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती थी, परंतु संशोधन के बाद उनका गठन, चुनाव, शक्तियां और वित्तीय अधिकार सुनिश्चित किए गए, अर्थात वह राज्य पर जो है निर्भर नहीं रह गए, उनका खुद का ये सभी व्यवस्थाएं होने लगी। इस संशोधन द्वारा 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया गया। 3 स्तर में कौन कौन सा आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को अनिवार्य बनाया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 वर्ष में नियमित चुनाव, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना तथा ग्राम सभा की स्थापना ने इन संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बना लिया। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण विकास, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करके जमीनी स्तर पर शासन को प्रभावी बनाया हुआ है। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है? लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक आयाम कौन से हैं? लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी गहराई से यह जुड़ा हुआ है। सामाजिक आयाम का अर्थ समाज में समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय और विविधता को स्वीकार करना। लोकतंत्र तब सफल माना जाता है जब सभी वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के लोगों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक समरसता, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं और वंचित समूहों का सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा इसके जो है महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। आर्थिक आयाम की बात करें तो आर्थिक आयाम का तात्पर्य जो है आर्थिक समानता, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार से है। लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब आर्थिक शक्तियाँ कुछ हाथों में सीमित न होकर सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो कमजोर वर्गों को ऊपर उठाए, अर्थात आर्थिक समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास इतना रुपया है, अंबानी बन जाए, वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, कोई ऐसा है कि वह खाने को नहीं पा रहा है। तो आर्थिक समानता लोगों में होनी चाहिए। अगला है, आगे हम देखेंगे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कर व्यवस्था, आर्थिक योजना, भूमि सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत यह करती हैं। इस प्रकार जो है सामाजिक आर्थिक आयाम राजनीतिक लोकतंत्र को वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? भारत की दलीय व्यवस्था बहुदलीय और विविधतापूर्ण है। इसकी पहली विशेषता है बहुदलीय प्रणाली, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल सक्रिय होते हैं। राष्ट्रीय दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पूरे देश में प्रभाव रखते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल विशिष्ट राज्यों में मजबूत होता है। दूसरी विशेषता क्या है दलीय व्यवस्था की? दूसरी विशेषता गठबंधन राजनीति है यहाँ पर, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था के कारण अक्सर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, सरकारें गठबंधन के आधार पर बनती हैं। तीसरी विशेषता क्या है? दलों का वैचारिक विविधता होना। कुछ दल समाजवादी विचारधारा अपनाते हैं, कुछ उदारवादी, कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। चौथी विशेषता क्या है? यह
चौथी विशेषता है कि भारतीय दलीय व्यवस्था सामाजिक संरचना में प्रभावित होती है, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान दलों के समर्थन को यह प्रभावित करता है। पांचवी विशेषता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा विनियमित आचार संहिता और पंजीकरण व्यवस्था है जो दलों को लोकतांत्रिक ढांचे में बांधती है। इन सबके कारण भारतीय दलीय व्यवस्था गतिशील, बहुस्तरीय, विविधतापूर्ण स्वरूप एक प्रकार से रखती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अलगाववादी राजनीति के कारण क्या है। भारत में अलगाववादी राजनीति कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों से उत्पन्न हुआ है। सबसे प्रमुख इसमें कारण है क्षेत्रीय असमानता और आर्थिक उपेक्षा, जहां लोगों को लगता है उन्हें पर्याप्त विकास या संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ कृत्य जो है राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा कर दिए जाते हैं कि अलग जाति या धर्म के लोग कहते हैं कि ये जो है सिर्फ एक जाति या धर्म के लिए कार्य कर रहा है, हम इसमें पीछे रह जा रहे हैं, तो यह अलगाववाद की भावना उनके मन में इससे आ जाती है। दूसरा कारण क्या है, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। कभी कभी समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान के खतरे में पड़ने का अनुभव हुआ करते हैं। तीसरा कारण है औपनिवेशिक काल में बनी सीमाएं और विभाजन, जिनसे कई क्षेत्रों में पहचान संबंधी तनाव पैदा हुआ है। चौथा कारण है राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया गया दुरुपयोग, पहचान आधारित राजनीति, भेदभाव या शक्ति का असमान वितरण। इसके अलावा रोजगार की कमी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता भी असंतोष को जन्म देती है। कुछ क्षेत्रों में विदेशी हस्तक्षेप या चरमपंथी संगठन भी अलगाववादी विचारों को भड़काते हैं और इन सभी कारकों के कारण जो है अलगाववाद एक चुनौती बन जाता है, जिसे समावेशी विकास, संवाद और न्याय और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से हल किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की 4 सकारात्मक कार्यवाहियों की बात करें तो सबसे पहला है आरक्षण। पंचायती राज व्यवस्था में 33% जो पहले आरक्षण था उसको कई राज्यों में 50% कर दिया गया है। राजनीतिक भागीदारी एक प्रकार से बढ़ाई गई है। लेकिन आपने अपने गाँव में देखा होगा महिलाएँ जो हैं वह चुनाव के लिए उम्मीदवार तो बन जाती हैं और जीत भी जाती हैं, लेकिन कार्य आगे चलकर उनके पति या पिता या भाई करते हैं। उसमें स्त्रियों को अगर आरक्षण दिया गया है तो उनमें प्रतिभाग करना चाहिए, लेकिन वह पीछे हट जाती हैं। सिर्फ चुनाव में वह एक नाम मात्र उम्मीदवार रह जाती हैं। नाम तो उनका रहता है कि ये प्रधान है, लेकिन उनके पिता, भाई या पति जो भी होते हैं उनका क्या करते हैं, निर्वहन कार्य का करते हैं। तो जिसको ये मौका मिले तो उसका जो है अच्छे से उपयोग भी करना चाहिए। महिलाएं जब अपने हिसाब से सोचेंगी, अलग एक प्रकार से उसमें विकास करेंगी, अपने गांव में अपनी जो सुरक्षाएं हैं उनको बढ़ाएंगी। तो हर व्यक्ति की अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए आरक्षण भी दिया गया है कि वो अपने लिए कार्य कर सके। लेकिन ऐसा आपको व्यवहारिक रूप में दिखने को नहीं मिल रहा होगा। आप भी अपने गांव में आसपास में अनुभव ऐसा किए होंगे। दूसरा क्या दिया गया है, कानूनी सुरक्षा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन पीड़ा अधिनियम 2013 ने महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। तीसरा है शैक्षिक एवं आर्थिक योजनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वल योजना, जनधन खाते, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। चौथा है स्वास्थ्य एवं पोषण। मातृत्व लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान ने मातृ स्वास्थ्य में सुधार एक प्रकार से लाया हुआ है। इन कार्यवाहियों ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। सातवां प्रश्न, सांप्रदायिकता क्या है, उसका अर्थ एवं व्याख्या करना है। सांप्रदायिकता वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान को सर्वोपरि समझता है और अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव, असहिष्णुता या शत्रुता रखता है। अर्थात कोई भी एक धर्म का व्यक्ति है वह अपने धर्म को ही सब कुछ मानता है, अपने धर्म को ही सबसे बड़ा मानता है। दूसरे धर्म के लोगों के जो है वह तिरस्कार करता है, उसकी बुराई करता है, उससे शत्रुता रखता है। वह जो भावना होती है वही सांप्रदायिकता कहलाती है। यह केवल धार्मिक भावनाएं नहीं बल्कि धर्म के नाम पर राजनीतिकरण और अलगाव की भावना है। देखिए, धर्म के आधार पर विभिन्न राजनीति चल रही है जो कि आप व्यवहारिक रूप में देख ही रहे होंगे। सांप्रदायिकता समाज में अविश्वास, हिंसा और विभाजन पैदा करती है। सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण, नफरत फैलाने वाले भाषण आदि इसके उदाहरण हैं। भारत जैसे बहुधर्मी देश में सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। शिक्षा की कमी, राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक असमानताएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं। इसका समाधान केवल धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय और संवाद के माध्यम से संभव हो पाता है। अगला प्रश्न हमारा है,
भ्रष्टाचार जो है वह राष्ट्र निर्माण की बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस जो तथ्य है, जो यह शब्द वाक्य है, इसका हमें जो है व्याख्या करना था। तो भ्रष्टाचार जो है वह भारत के विकास और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना जाता है। यह प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अर्थात जैसे कि कोई भी जो है योजना आती है, योजना का जो लाभ आता है, जो पैसा आता है, वह लोग आपस में ही बांट लेते हैं, जो राजनीति करते हैं, और लोगों के पास तक वह पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, तो कैसे वह लाभ उठा पाएंगे, जिससे संसाधनों की बर्बादी और असमानता एक प्रकार से बढ़ती है। यह जनता के विश्वास को कमजोर करता है और लोकतंत्र की नींव को हिलाता है। भ्रष्टाचार से आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है, निवेश प्रभावित होता है और गरीबी बढ़ती है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, घोटाले, अवैध लेन देन सामाजिक नैतिकता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब प्रतिभा और मेहनत की जगह पैसा और संपर्क महत्व पाने लगता है तो समाज में निराशा और अन्याय की भावना पैदा होती है। अर्थात जैसे कि कोई पढ़ रहा हो, बहुत मेहनत से पढ़ रहा हो, अच्छा पढ़ने में भी हो, अच्छे अंक प्राप्त कर रहा हो, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति है जो बड़े पद वाले व्यक्ति से संबंधित है और वह घूसखोरी करके उसको जो है नौकरी मिल जा रही है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे कि जो उस योग्य है वह नौकरी नहीं पा रहा है, बल्कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता घूस देकर जो है नौकरी पा जा रहे हैं। तो ये सभी भ्रष्टाचार के ही एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखेंगे, इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी और सख्त दंड व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण उपाय बन जाती हैं। 9वां है, भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित विवाद को बताइए। राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्य सरकार के असंवैधानिक चलने पर केंद्र द्वारा नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात राज्य जो है संविधान के हिसाब से कार्य न कर पाए तो केंद्र उस पर नियंत्रण स्थापित कर ले, अर्थात वहां पर राष्ट्रपति शासन ला दे। परंतु इसका दुरुपयोग भारतीय राजनीति में विवाद का विषय रहा है। सबसे बड़ा विवाद यह है कि कई बार उसे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर लगाया गया, अर्थात वह संवैधानिक रूप से चल भी रहे हों, वास्तविक संकट की स्थिति जो है ना हो, उस समय जो है लगा दे रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई मामले में कहा कि राष्ट्रपति शासन मनमाने ढंग से नहीं लगाया जा सकता और यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। दूसरा विवाद राज्य और स्वायत्तता और संघवाद पर इसके प्रभाव से जुड़ा है। विपक्षी दलों द्वारा जो है शासित राज्यों में इसका उपयोग अधिक देखने को मिलता है, जिससे केंद्र राज्य संबंध जो है कमजोर होते हैं। तीसरा है, विधानसभा भंग करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है। बावजूद इसके वास्तविक आपात स्थितियों में राष्ट्रपति शासन आवश्यक होता है, इसलिए इसका सावधानीपूर्वक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप उपयोग आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया। इसका जो PDF नोट्स है इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये डिस्कशन ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, कोई बात। बाकी ये जो पढ़ाया गया पूरा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज नोट्स पूरे सिलेबस का आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। मात्र 25 रुपये पेमेंट करने पर पूरे सिलेबस का नोट्स आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, या फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।